हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। मेरा नाम निर्मल पांडे है। मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर रखा है, वो वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा कंप्यूटर का जो पार्ट है उसको भी हमने डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आपके लिए। इससे पहले भी करंट अफेयर्स का एक वीडियो जो है हमने पब्लिश किया है, उसे भी आप देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप लोगों को मेजर जो दिक्कत है वो है कि वर्क रिलेटेड वाले पार्ट में क्या पढ़ना है। सब्जेक्ट वाला पार्ट तो आपने पढ़ लिया, आपने नॉन टेक्निकल में जीएस वाला जैसे तैसे करके आप समझ गए कि क्या पढ़ना है और क्या है, बहुत वास्ट सिलेबस है। कंप्यूटर वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट आपको पता है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। रीजनिंग आप करते ही आ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वर्क रिलेटेड वाला जो पार्ट है 10 मार्क का, उसमें आप में से बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो हमसे बहुत मैसेजेस आते हैं कि वर्क रिलेटेड में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि इसके एक सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगे, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, एक सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगे जो मुझे लगता जाएगा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते चलूंगा। तो ये जो सीरीज रहेगा वर्क रिलेटेड वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप जरूर देखिएगा। तो इसमें हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं ये वर्क रिलेटेड वाले पार्ट में। सबसे पहले तो ये कि एक डैम इंस्पेक्टर का पोस्ट आया हुआ था, उसमें भी वर्क रिलेटेड वाला ऑप्शन था, ठीक है। तो उसमें जो पार्ट था और अभी आपके जो वर्क रिलेटेड वाले पार्ट हैं उसमें जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 70 to 80% सिमिलर है ना। आप देखे भी होंगे, उसका सिलेबस भी हमने अपने ग्रुप में डाल दिया है और उसका पेपर भी हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नीचे जुड़ सकते हैं और अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हमें मैसेज कीजिएगा। वहां पे हमने डाल रखा है पेपर, वहां के सिलेबस को एक बार देखिएगा, आपको दिखेगा कि 70% ऑलमोस्ट सिमिलर है, मात्र 30% है जो अलग है। तो और वहां पे जो मार्क था वो 20 मार्क का था और इस बार जो है 10 मार्क का है, मतलब 10 ही क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वहां पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे डैम इंस्पेक्टर में। उससे हमको ये आइडिया मिल जाएगा कि हमको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हमारा ऐसा पर्सनली मानना है कि 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन या इवन 6 क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ बाहर से पूछा है, आपके सब्जेक्ट से ही पूछेगा, लेकिन वो ऐसा रहेगा कि वर्क रिलेटेड, टू द फील्ड रिलेटेड रहेगा। जैसे कि आपको डैम इंस्पेक्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, चलिए देखते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस थे, जैसे सेग्रीगेशन का क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आपके कोर सेग्रीगेट अगर सेपरेट आउट हो गए तो उसे क्या कहते हैं। वर्कबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछ लिया था, स्लम प्लम का कुछ। उसके बाद सरफेस एरिया पूछ लिया था सीमेंट का, या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। वॉइड्स निकालने का क्वेश्चन पूछ दिया, पोरोसिटी दिया है, वॉइड्स निकालो वाला क्वेश्चन आ गया है। इनिशियल सेटिंग टाइम का क्वेश्चन पूछ लिया था। उसके अलावा कॉम्पैक्शन के बारे में पूछा है, कंसोलिडेशन के बारे में पूछा है, परमिएबिलिटी के बारे में पूछा है, फ्लो नेट के बारे में पूछा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कितना होना चाहिए 53 ग्रेड सीमेंट का, ये पूछा था, है ना। उसके बाद कॉन्क्रीट प्रिपरेशन का बैचिंग मिक्सिंग वाला एक क्वेश्चन पूछा था। जिप्सम क्यों डालते हैं और कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सब पूछा था। कंसोलिडेशन के 1 या 2 क्वेश्चन थे। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक क्वेश्चन था। उसके बाद CSH जेल, आपका कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल जो है उस पे क्वेश्चन था। तो ये सभी क्वेश्चन को जब आप एनालाइज करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेजर क्वेश्चंस किससे पूछे जा रहे हैं। आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सॉइल, ये 3 से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। इतना आप समझ जाइए, आपको इसी टॉपिक से मेजर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपसे पूछ लेगा सेग्रीगेशन, वर्कबिलिटी, इस टाइप के क्वेश्चंस। आपको बिल्डिंग मटेरियल से पूछ लेगा सीमेंट, ब्रिक्स के बारे में। उसके बाद सॉइल से पूछ लेगा, सॉइल का टेस्टिंग हो गया, टाइप्स हो गया, इस बारे में। तो 10 में से 6 क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड रहेंगे। जो आपके पढ़ा हुआ ही चीज रहेगा उसी को फील्ड रिलेटेड टाइप पूछ सकता है कि सीमेंट के जो फील्ड टेस्ट है वो क्या क्या है, या फिर लैब टेस्ट कौन कौन से हैं। फील्ड में देख के आप कैसे पहचान सकते हैं कि सीमेंट कैसा है। या फिर आपको बोलेगा कि एक सरिया दिया हुआ है, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन से डायमीटर का है। तो आप उसमें क्या करते हैं, 1 मीटर का लेंथ आप काट के उसका डेंसिटी आपको पता होता है 7850 और d²/162 वाला जो फॉर्मूला है उससे आप निकाल सकते हैं। इस टाइप के प्रैक्टिकलिटी वाले जो क्वेश्चंस है ना वो पूछे जा सकते हैं। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। जो चीजें मैंने बताई हैं, जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, सॉइल या फिर कोई सब्जेक्ट के ऐसे टॉपिक जो फील्ड से डायरेक्ट रिलेटेड हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन तो वहीं से बनेगा। नेक्स्ट और कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, रिवर्स बोला है आपकी कंट्री और स्टेट का, क्रॉप्स बोला है स्टेट का, इरिगेशन फैसिलिटी स्टेट के, डैम कैनाल वगैरह। उसके बाद अदर मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे करके डील करेंगे, है ना। रिवर्स के बारे में देखिए, इंडिया के रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सा
है ना। तो नर्मदा है, कुछ और ऑप्शंस दे देगा, सोन रिवर है, गंगा है, इस टाइप से, यमुना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। उसके अलावा आपका अगर छत्तीसगढ़ के रिवर्स के में आप आ जाएं तो इंद्रावती, आपका हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, महानदी, ये इंपॉर्टेंट। उसके ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, कहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट पूछेगा। ना सिर्फ जीएस में ये सब पार्ट है बल्कि वर्क रिलेटेड में भी ये सब पूछा जा सकता है ना। उसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे स्टेट के कैसे हैं, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में मेजर जो इरिगेशन है वो डैम के थ्रू हो रहा है या रिजर्वायर के थ्रू हो रहा है या कैनाल के थ्रू हो रहा है, या कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कैनाल इरिगेशन नहीं है, वेल इरिगेशन ज्यादा है, या फिर कहां पे जो है इरिगेशन फैसिलिटी सबसे कम है, कौन से स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, इस टाइप से पूछ लेगा। सबसे ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी कहां पे, जांजगीर चांपा, रायपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मेरा बस एक ही चीज कहना है कि जो वाटर रिसोर्स से रिलेटेड टॉपिक्स है वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, उसमें कोई अलाली चलेगी ही नहीं। आपको उससे रिलेटेड चाहे वो माउंटेन्स हो गए, चाहे वो रिवर्स हो गए, चाहे वाटरफॉल्स हो गए, इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इवन मैं तो ये कहूंगा कि जो मेजर डैम्स ऑफ इंडिया है ना वो भी अच्छे से देख लीजिएगा। इडुक्की डैम कहां पे स्थित है, भाखड़ा नंगल कहां पे स्थित है, आपका हीराकुड कहां पे स्थित है, पूछा जा सकता है। कैनाल्स भी जो इंपॉर्टेंट है ना ये भी देख लीजिएगा। राजस्थान, गुजरात में बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं, वो देख लीजिएगा। कैनाल सिस्टम वहां का बहुत बढ़िया है। इसके अलावा क्रॉप्स, जैसे मेजर क्रॉप्स किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं, अगर मैं पूछूं तो धान जो है वो मेजरली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, मतलब मेजर प्रोडक्शन कहां पे है छत्तीसगढ़ में, या फिर ग्राम कहां पे है, सनफ्लावर कहां पे है, और या फिर अगर उड़द का बात करें तो वह कहां पे है, वीट कहां पे है, मेज कहां पे है, ये सब आप देख सकते हैं। मेज जनरली कोंडागांव वाले एरिया में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, आपको धान जो है जांजगीर चांपा में ज्यादा देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप चीजों को याद रखने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि इरिगेशन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके अलावा आपको जो हमारा वेबसाइट है WRD की, www.cgwrd.in, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ सकते हैं, आप बजट पढ़ सकते हैं। आप होम मेनू में जब जाएंगे तो आपको सरफेस वाटर स्टेटस मिलेगा, ग्राउंड वाटर स्टेटस मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ, हमारे स्टेट में सरफेस वाटर कितने क्वांटिटी में है, कितने मिलियन क्यूबिक मीटर्स में है, या ग्राउंड वाटर कितने मिलियन क्यूबिक मीटर्स में है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करें तो हमारा डिपार्टमेंट में किस तरीके के फंक्शंस है, सेटअप कैसा है, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, हमारा पोटेंशियल कितना है कि कितना इरिगेशन हम कर सकते हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट किए हैं, कितने ऑनगोइंग हैं, कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, मेजर डैम्स, मीडियम डैम्स, माइनर डैम्स, या फिर आपके कैनाल्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से और स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, जैसे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है तो वो और कहां पे चल रहा है हमारे स्टेट में, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम होता क्या है, और कौन कौन से चीजें हम नहीं कर रहे हैं, मतलब नया हम कौन से प्रोजेक्ट्स अभी लॉन्च कर रहे हैं, क्या प्रपोज है। सस्पेंशन ब्रिज हमारा डिपार्टमेंट बना चुका है राजिम में, आप यहां पे देखे होंगे महादेव घाट में, रायपुर में, वो भी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का बनाया हुआ है। राजिम में भी बहुत बड़ा बना हुआ है। इसके अलावा भी 2 प्रस्तावित हैं जिसमें से एक तो पास हो चुका है। ये कहां कहां पर है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसका इनॉग्रेशन हुआ है राजिम वाले का अभी हाल फिलहाल में, कब हुआ है देख लीजिएगा, किनके द्वारा हुआ है ये भी देख लीजिएगा। हाइड्रोलॉजी भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इन सब के बारे में मैं और चर्चा भी करूंगा, ये जो वीडियो रहेगा ये सीरीज में आएगा, देखते चलिएगा, कुछ ना कुछ हेल्प आपको जरूर होगा। मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में भी मैं चर्चा कर देता हूं। जैसे देखिए आपको क्या लगता है कि वर्क रिलेटेड वाला कुछ ऐसा पूछेगा क्या कि वो आपको पढ़ाई नहीं हुआ हो, वो ऐसा चीज पूछेगा जो आप बना सकते हैं। ऐसा कोई डिटेल वाला चीज नहीं पूछेगा जो फील्ड में जाने के बाद या सब इंजीनियर कोई है या एसडीओ है बस उसी को पता है, ऐसा नहीं है। ऐसा ही चीज पूछेगा जो आपकी पढ़ाई से और फील्ड से दोनों से रिलेटेड हो। जैसे कुछ चीजें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, हो सकता है ये चीजें आपको पता हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए सबसे पहले तो कंक्रीट का ग्रेड M5, M10, M7.5, 15, 20, 25 बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सेग्रीगेशन, क्यूरिंग क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकलता है, ये सब, स्लम्प, वर्कबिलिटी एकदम क्लियर। यूनिट कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 फीट में कितना मीटर है, 0.3048 मीटर है। 1 मीटर में कितना फीट है, 3.28 फीट है। उसके अलावा 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट है, 43,560 स्क्वायर फीट या 44,000 स्क्वायर फीट है। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकर्स है ना, या फिर अगर 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर है पूछे तो 0.4 के आसपास हेक्टेयर है।
अगर क्यूमैक्स और क्यूसेक्स की बात करें तो कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यूमैक्स क्या होता है मीटर क्यूब पर सेकंड, क्यूसेक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसका कन्वर्शन कितना है। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था d²/162 वाला कंसेप्ट, कि अगर आपको डायमीटर पता करना हो अपने सरिया का और आप 1 मीटर का लेंथ आप काट के इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेंसिटी फिक्स है ना। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए ब्रिक्स, 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक्स, मोटार का साइज क्या है, आपके ब्रिक्स का साइज क्या है, आपके ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर क्यूब में, ये भी पूछा जा सकता है, या मोटर का वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब में। आपको अगर 500 के हिसाब से आप करेंगे तो कितना आएगा, है ना, और उसके बाद मोटार का कितना वॉल्यूम उसमें लग रहा है ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि एक क्यूबिक मीटर कितना क्यूबिक फीट होता है, 35.32 क्यूबिक फीट होता है। 1 मीटर क्यूब कितना क्यूबिक फीट होता है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्यूमैक्स और क्यूसेक्स वाले कॉन्सेप्ट के लिए, तो इसको देख लीजिएगा। और ऑपोजिट भी पूछ सकता है, कंक्रीट का यूनिट वेट कितना है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ब्रिक का कितना 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये अप्रॉक्स वैल्यूज हैं। स्टील का कितना है 7850 केजी पर मीटर क्यूब, सीमेंट का कितना है 1440 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सीमेंट कंजम्पशन कितना है, रैंडम भी पूछा जा सकता है कि अगर M5 में 1 मीटर क्यूब में कितना सीमेंट लगेगा, तो 2.54 बैग्स लगेंगे 1 मीटर क्यूब में। M10 में कितना लगेगा 4.32 बैग्स लगेंगे पर मीटर क्यूब। M25 में 12.9 बैग्स पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना सीमेंट बैग लगेगा अगर वो M20 कॉन्क्रीट है तो क्या होगा 12.9 बैग्स, ठीक है, ये आप निकाल भी सकते हैं रेशियो से। इसके अलावा क्लियर कवर, जैसे फुटिंग्स है तो 50 मिलीमीटर का क्लियर कवर है, रेफ्ट फाउंडेशन ऊपर की तरफ 50, नीचे की तरफ या साइड की तरफ 75, स्ट्रैप बीम का जो क्लियर कवर है वो 50 है, ग्रेड स्लैब का 20 है, कॉलम का 40, शियर वॉल का 25, बीम का 25, स्लैब का 15, फ्लैट स्लैब का 20, स्टेयर केस का 15, रिटेनिंग वॉल का 20 या 25, वाटर रिटेन स्ट्रक्चर का 20 से 30। इसके अलावा जो ये सब बेसिक चीजें हैं, आरसी से रिलेटेड है लेकिन पूछी जा सकती है वर्क रिलेटेड में। वेट ऑफ द रॉड पर मीटर, ये भी आप निकाल सकते हो d²/162 वाले चीज से, और आपको डेंसिटी पता है तो अलग से आप याद करने की जरूरत नहीं, आप वहां निकाल सकते हैं। ब्रिक्स में वाटर अब्जॉर्प्शन कितना है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बेसिक चीजें हैं ना बिल्डिंग मटेरियल की या आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की या आपके सॉइल के टेस्ट की या और कोई आपका मटेरियल जो यूज हो रहा है उसका टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, एसपीटी टेस्ट, या फिर हमारे और कोई सॉइल के टेस्ट है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, भी पता होना चाहिए। डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फील्ड में, तो कैसे आप निकालते हैं, कोर कटर क्या होता है, कितने डेंसिटी में हमारा जो है, चलिए अब उसकी बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जब कैनाल लाइनिंग हम करते हैं तो हमको डेंस करना होगा ना, उसके बाद आप लाइनिंग कर पाएंगे, तो कितना परसेंटेज होना चाहिए 98% होना चाहिए, कितने तक अलाउड है ये आपको पता होना चाहिए। एक सीएनएस सॉइल होता है, हम टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चंस डालते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि टेस्ट सीरीज वाले जो क्वेश्चंस है हमारे वर्क रिलेटेड हो या नॉन टेक हो या इवन टेक्निकल हो, हम सब्जेक्ट्स को इस तरीके से टाइप करके अपना समय देके दे रहे हैं कि वो आपको एकदम एक्यूरेटली हेल्प करेगा। सीएनएस सॉइल होता क्या है, कोहेसिव नॉन सॉइलिंग सेल। होता यह है कि जब आपका एक्सपेंसिव सॉइल कोई है, ब्लैक कॉटन सॉइल, और उसमें आपको कैनाल लाइनिंग करना है। लाइनिंग क्या होता है, एक सीमेंट सीसी आप बिछाते हैं ताकि आपका सीपेज लॉसेस कम हो सके, है ना, और ज्यादा आप इरिगेट कर सकें, आपके पास ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर बच सके, लॉस आप कम कर सकें। लेकिन अगर आपका सॉइल वहां पे ब्लैक कॉटन है तो वो एक्सपेंसिव नेचर का है, आप डायरेक्टली वहां पे लाइनिंग नहीं कर सकते, तो आपको पहले सीएनएस सॉइल वहां पे बिछाना पड़ेगा, कोहेसिव नॉन सॉइलिंग सॉइल। कोहेसिव नॉन सॉइलिंग सॉइल क्या करता है, ये काउंटरैक्ट करता है आपके एक्सपेंसिव फोर्स को, या फिर स्वेलिंग फोर्स जो है, स्वेलिंग प्रेशर जो है, ठीक है। और ये कितना सेंटीमीटर का डलता है ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक आपका डिस्चार्ज कितना है आपके कैनाल पे, पहला चीज, और दूसरा चीज स्वेलिंग प्रेशर कितना है आपके जो सॉइल है उसका। मान के चलिए ब्लैक कॉटन है, उसका स्वेलिंग प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा थिकनेस प्रोवाइड करना होगा, और डिस्चार्ज अगर ज्यादा है तो भी आपको स्वेलिंग ये सीएनएस सॉइल का जो थिकनेस है ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसमें दो टेबल आते हैं, एक दो क्यूमेक डिस्चार्ज से कम वाले और एक 2 क्यूमेक डिस्चार्ज से ज्यादा वाले। टेबल आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक चीजें पता होना चाहिए कि क्या है सीएनएस सॉइल, या फिर अगर डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो सीएनएस सॉइल का थिकनेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, स्वेलिंग प्रेशर क्या होता है, एक्सपेंसिव सॉइल क्या होता है, ये सब चीजें पता होना चाहिए। सॉइल से रिलेटेड है और हमसे रिलेटेड है। सीएनएस सॉइल का स्पेसिफिकेशन क्या, किस टाइप के सॉइल होता है, तो इसमें क्ले की मात्रा होती है 15 से 20%, सिल्ट की मात्रा होती है 30 से 40%,
सैंड का मात्रा होता है 30 से 40% और ग्रेवल होता है 0 से 10% के आसपास। कुछ और स्पेसिफिकेशन भी है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। लिक्विड लिमिट 30 से 50% के बीच में होना चाहिए, बिटवीन 30 एंड 50, और प्लास्टिसिटी लिमिट जो है वो 15 से 30% के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा एलडीपी फिल्म, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन फिल्म, क्या होता है जब हमको सीसी लाइनिंग बिछाना हो तो हम डायरेक्टली तो सॉइल के ऊपर नहीं बिछाएंगे। एक पॉलीथीन शीट होता है जिसे हम लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन शीट कहते हैं। इसकी करीबन जो थिकनेस होती है वो 150 माइक्रोन के आसपास होती है। इसको पहले हम बिछाते हैं और इसके बाद जो है हम सीसी लाइनिंग करते हैं। क्या क्या इसका रीजन है? रीजन ये है कि अगर आप सीसी लाइनिंग डायरेक्ट करेंगे तो जो ग्रीन कंक्रीट है या फ्रेश कंक्रीट जो है आपका, उससे जो है वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा आपका सॉइल, तो वो वाटर काम नहीं आएगा आपके हाइड्रेशन प्रोसेस में या और जो प्रोसेस होते हैं आपके हाइड्रेशन में। तो इसीलिए हम पहले एलडीपी फिल्म बिछाते हैं और उसके बाद हम सीसी लाइनिंग करते हैं। इसका मेन कारण ये है। एलडीपी का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। अब सीसी लाइनिंग जो हम बिछा रहे हैं, है ना, उसका स्लम कितना होना चाहिए? 60 से 70 मिलीमीटर। ये भी आप याद रख सकते हैं। देखिए ये सब चीजें पूछने के चांसेस थोड़े कम हैं। जो हो रहा है या फिर जो मैं बता रहा हूं इतना बस सुन लीजिएगा तो आपके लिए काफी रहेगा, क्योंकि ऐसे चीजें वो नहीं पूछ सकते जो आप पढ़े ही नहीं है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कैनाल लाइनिंग है, कैनाल का सेक्शन है, पेरीमीटर है, या फिर अगर बेस विड्थ दिया है, उसका बेड विड्थ दिया है और आपको उसका स्लोप दिया है, तो अगर आपको वेटेड पेरीमीटर पूछ लिया, एरिया पूछ लिया, टॉप विड्थ पूछ लिया, डिस्चार्ज पूछ लिया, तो ये सब निकल सकता है ना। वेलोसिटी आपको दे देगा, आपको बस डायमेंशन दे दिया, एरिया निकाल लीजिए, डिस्चार्ज निकाल लीजिए, है ना। तो ये सब तो पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं? हाँ, क्यूरिंग 28 दिन तक किया जाता है। जब कैनाल लाइनिंग हम करते हैं तो 28 दिन तक क्यूरिंग किया जाता है। और क्यूरिंग कब स्टार्ट होती है? 12 घंटों बाद। मतलब प्लेस हो गया आपका कंक्रीट और उसके बाद 12 घंटे के बाद आपका क्यूरिंग स्टार्ट होगा और 28 दिनों तक चलेगा। इसके अलावा बाकी भी आगे वीडियोस आते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे ऐसे ही 20 मिनट 22 मिनट के, 3-4 पार्ट में जो है आप कंप्लीट हो जाएगा। टाइम निकाल के देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगता है तो आप देख सकते हैं। एक रिजर्वायर प्लानिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो तो अलग से नहीं बनाया है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग वाला जो सब्जेक्ट है उसके सेकंड पार्ट में मैंने वो चीज बताया है। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। इन्वेस्टिगेशंस फॉर द रिजर्वायर्स, उसमें मैंने बताया इंजीनियरिंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में, उसके बाद जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, डैम साइट को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का पार्ट 2। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि जो भी सब्जेक्ट के हम वीडियोस बनाते हैं समय निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि आपको हेल्प तो होगा ही। कुछ ऐसे टॉपिक्स पता चलेंगे जहां पे आपको गलतियां होती हैं आपसे, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, अगर आपको कैनाल सेक्शन जनरली ट्रेपेजॉइडल होता है ना, तो अगर उसका बेड विड्थ आपको दे दिया और बोला कि आपका जो साइड स्लोप है वो 1:1.5 है, तो मुझे टॉप विड्थ बताइए। क्यों नहीं निकल सकता टॉप विड्थ? बेड विड्थ जितना है वो तो रहेगा ही, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, आराम से हो जाएगा। आपको डेप्थ दिया होगा, निकल गया आपका। या पूछ सकता है आपको वेटेड पेरीमीटर क्या होता है? जितना गीला कर रहा है वो वेटेड पेरीमीटर है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि डिस्चार्ज कितना आ रहा है, वेलोसिटी दे देगा, एरिया आप निकालिए, डिस्चार्ज निकाल लीजिए। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वर्क रिलेटेड में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे दिखेंगी मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बनाता रहूंगा। आप लोगों के हेल्प के लिए हम जो हो सकता है हम करते हैं, जितना समय मिलता है हम आपके लिए दे देते हैं। उतना समय हमारे पास नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन हमको भी पता है कि कितना दिक्कत होता है प्रिपरेशन के वक्त। और सरकारी जो नौकरी जिसका जो सोसाइटी में एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और वो कितना प्रेशराइज्ड सिचुएशन होता है, ये हम बखूबी समझते हैं, है ना। इसी कारणवश मेरे मन में एक बहुत सॉफ्ट स्पॉट है हर एक एस्पिरेंट के लिए कि अगर मेरे हाथ में कुछ भी हो कि मैं उनकी हेल्प कर सकता हूं तो मैं उसको जरूर करता हूं। मेरा उसमें खुद का भी स्वार्थ है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर मेरा कुछ भी रोल रहेगा उसके सिलेक्शन में, चाहे वो 1% भी क्यों ना हो, तो वो व्यक्ति मुझे कभी नहीं भूलेगा और मुझे दुआ देगा। तो कुछ अगर छोटा मोटा बला मुझ पे आने का रहेगा तो वो दूर हो जाएगा। मेरा खुद का भी ये सेल्फिश आप कह सकते हैं कि मेरा भी मोटिव है कि मैं आपकी हेल्प भी कर रहा हूं, तो ये सोच के कि आप हमें याद रखेंगे, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।
टेस्ट सीरीज लगाते रहिए क्योंकि समय पास आ गया है, टेस्ट सीरीज अभी लगाने का एकदम परफेक्ट वक्त है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।